Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 2 of General Accounting Principle, and in this video we will deal with basic and important terminologies of accounting. क्या पढ़ेंगे हम इसमें? लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली को देखेंगे। पहला जो टर्म है वो है मेरा बिजनेस एंटिटी, व्यवसाय इकाई या व्यवसाय संस्थान। अगर हम सिंपल शब्दों में इसे समझें कि ये क्या होता है, सो दैट प्लेस फ्रॉम वेयर यू मैनेज योर बिजनेस, वह संस्थान या वह स्थान जहाँ से आप अपना व्यवसाय नियमित रूप से कर सकते हैं या करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस एंटिटी या व्यावसायिक संस्थान कहते हैं। जैसे मिस्टर ऑनर जो हैं, उनका उनका ये शॉप, वो इसी शॉप से वो अपना सारा बिजनेस करते हैं, इसीलिए ये उनका क्या हो गया? बिजनेस एंटिटी हो गया। इसी तरह से बिग बाजार है, शॉपिंग मॉल है। So, an entity is an organization created by one or more individuals to carry out the function of a business. Now, there are two things which is important in business entity. Number one, it has a separate legal existence. इसका खुद का एक अपना अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है, कानूनी अस्तित्व होता है। सर ये होता क्या है? तो बिज़नेस और उसका ओनर वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। बिज़नेस के अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करिए मिस्टर ओनर ने 5 साल का टैक्स पे नहीं करा है, 4 ईयर का टैक्स इनका पेंडिंग है। तो उस सिचुएशन में जो टैक्स डिपार्टमेंट होगा, वो टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो चार्जशीट जो बनाएगा वो किसके ऊपर बनाएगा? मिस्टर ओनर के ऊपर बनाएगा या फिर उसके शॉप के ऊपर बनाएगा? सर उसके शॉप के ऊपर बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शॉप का ड्यू है। उसका कुछ ड्यू नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव है शॉप का। तो जो लीगल एक्शन लिया जाएगा वो उसके शॉप के अगेंस्ट लिया जाएगा, उसकी शॉप को बंद कर दी जाएगी। फिर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा फिर उसे हिरासत में लिया जाएगा, उससे पूछताछ करी जाएगी। क्लियर है? इसे और भी सिंपल शब्दों में अगर समझें तो एक बहुत ही फ़नी सा एग्ज़ाम्पल है। सभी ने ओएमजी मूवी देखी है, ओह माय गॉड, अक्षय कुमार वाली, जिसमें परेश रावल होते हैं। तो जब उनका कोर्ट में वर्डिक्ट चल रहा होता है तो उस समय वो सिंपल सिंपल शब्दों में कहते हैं कि सर सपोज़ करिए कि आपका मोबाइल है और उस मोबाइल का नेटवर्क जो है वो चला गया है, तो उस सिचुएशन में आप कहाँ कॉल करिएगा? आप रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी के कस्टमर सेंटर पे कॉल करिएगा या फिर आप सीधा जो है मुकेश अंबानी को कॉल लगाइएगा? तो सिंपल है सर, हम रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी में कॉल करेंगे। तो इसी तरह से जब भी बिज़नेस होता है तो जो बिज़नेस एंटिटी है उसका एक अपना एग्जिस्टेंस होता है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने भलाई के लिए, अपनी बुराई के लिए, अपने प्रॉफ़िट के लिए, अपनी लॉस के लिए। और उसका जो ओनर होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है उसका, वो उसे रिप्रेज़ेंट करता है। क्लियर हो गया? दूसरा टर्म देखते हैं क्या है? दूसरा टर्म है ट्रांज़ैक्शन। सो इट इज़ एन इवेंट व्हिच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यू। सर ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इसका एक स्पेशल पर्पस है। क्या है सर? इट सेज एक्सचेंज कैन बी डन विथ एनीथिंग हैविंग इम्पॉर्टेंस और सम वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रांजैक्शन है, आपने सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो लेन देन जो चलता था वो वस्तुओं के बीच चलता था, गुड्स के बीच चलता था, जिसे बार्टर सिस्टम कहते थे। उसी तरह से उसके बाद जो है मनी आया, मनी से लेन देन होना शुरू हुआ। फिर जो है मेरा आजकल जो है वर्चुअल ई पेमेंट कार्ड भी आ गया है, रिसिप्ट ऑफ मनी भी मिलने लगा है, इनकरिंग एक्सपेंसेस है। ये सारी चीज़ें सर ट्रांजैक्शन के अंदर आती हैं। चाहे आप मनी का आप रिसिप्ट लेकर के जो है आप ट्रांजैक्शन करिए, या फिर जो है सप्लायर को पेमेंट करिए, या फिर एक्सपेंसेस करते जाइए। ये सब कुछ जो है किसके अंदर आती है? ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। ट्रांजैक्शन सर 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं हम लोग कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश अकाउंट में
कैश अकाउंट में मेंशन करा जाता है, लेकिन जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसे कैश अकाउंट में कभी भी मेंशन नहीं करा जाता। ये आपको ध्यान रखना है इसमें ट्रांजैक्शन के केसेस में। नेक्स्ट टर्म है सर एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस होता क्या है? कॉस्ट incurred by a business in the process of earning revenue are called expenses। किसी भी तरह का बिजनेस में किया जाने वाला खर्च एक व्यवसाय के अंदर लाभ प्राप्त करने हेतु जब आप अलग अलग प्रकार की वस्तु और सेवा को उपलब्ध कराने के लिए जो खर्च करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस, व्यय करना। इन इंग्लिश द टोटल अमाउंट ऑफ मनी or cash or value which is incurred in a business to earn revenue is called expenses। कैसे समझेंगे इसे? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए जो मिस्टर ए हैं उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, उन्हें लगा कि जो है मिठाइयों को जो है या स्वीट्स को जो है हमें जगह जगह पर भेजना पड़ रहा है, तो हमें फेयर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो उन्होंने एक लॉरी खरीद ली, एक ट्रक खरीद लिया। So Mr. A has taken a lorry or truck for transport purposes of sweet. In due course of time, the price of that truck will go down। जैसे जैसे हम लोग इस ट्रक को जो मिस्टर ऑनर है वो यूज़ करेंगे, वैसे वैसे इस ट्रक की प्राइस क्या होगी? समय के साथ साथ डिक्रीज होगी। क्यों? टीयर एंड वियर की वजह से। तो ये जो प्राइस इस ट्रक की जो डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या है? एक तरह का एक्सपेंसेस है। और इस तरह के एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। जब आपका कोई संपत्ति है, जब आपके पास कोई एसेट है और ईयर आफ्टर ईयर वो जो एसेट है उसका प्राइस डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस वो जो प्राइस कम हो रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। सिमिलरली उसी तरह से वेजेस हैं, एक तरह का एक्सपेंस में आता है। आपको शॉप का रेंट देना है, ये भी एक तरह का क्या है? एक्सपेंसेस है। सैलरीज़ जो है, आप अपने वर्कर्स को, आप अपने जो भी स्टाफ है उसे सैलरी दे रहे हो, ये भी क्या है? एक तरह का एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट एक तरह का एक्सपेंसेस है। और जितनी भी तरह का जो आप बिल पे करोगे, चाहे वो लाइट का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे टेलीफोन का हो, ये सारा सब किसके अंदर काउंट होगा? एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट टर्म है एसेट, संपत्ति। सो एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ एन enterprises that can be usually expressed in monetary term। सर अगर सिंपल शब्दों में अगर मैं एसेट को डिफाइन करूं, जो मैं बता रहा हूं वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और यही आपको ध्यान में रखना है, तो एकदम अच्छे से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। एन एसेट इज एनीथिंग इन योर बिजनेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। जब किसी व्यवसाय में लगाई हुई कोई भी चीज़ जिसे आप तरलता में बदल सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। तो सर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब सर क्या होता है? किसी चीज़ को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तरलता में कन्वर्ट करना क्या होता है? तो ये इकोनॉमिक का टर्म है। इसका मतलब साफ साफ होता है कि सपोज करिए ये मिस्टर ऑनर का ये ट्रक है। आप अगर इसे कल सेल करोगे, मिस्टर ऑनर इसे चाहेंगे कल बेच देना, तो इसे बेच करके इनके पास क्या आ जाएगा? कुछ पैसे आ जाएंगे, मनी आ जाएगा इनके पास सेल करने के बाद। तो ऐसा कोई भी एसेट जिसे आप सेल कर जो है आप उससे मनी अर्न कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करना, तरलता में कन्वर्ट करना। अब ये जो एसेट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है टेंजिबल, जिसे हम टच कर सकते हैं। दूसरा होता है मेरा इनटेंजिबल, जिसे हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते। जिसे हम छू सकते हैं, जो टेंजिबल है, वो अगेन दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट, दूसरा होता है मेरा करंट एसेट। फिक्स्ड का मतलब अचल, जिसे जो अपनी जगह पे ही पड़ा रहे, विच इज़ नॉट एबल टू मोटल। करंट एसेट का मतलब होता है जो करंट समय पे है लेकिन फ्यूचर में होगा या नहीं होगा वी डोंट नो। सर इनटेंजिबल एसेट क्या होता है?
अभी मैंने बताया इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट दैट लैक्स फिजिकल सबस्टेंसेस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है जिसके पास, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। इसके अंदर सर क्या क्या आता है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि पेटेंट इसके अंदर आता है। पेटेंट का मतलब होता है पोसेशन होना, आपका अधिकार है उस चीज़ पर, या फिर आप उसके स्वामी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक लैंड खरीद ली तो ऑब्वियस आप क्या करोगे, उसकी एक रजिस्ट्री करवा लोगे। ये रजिस्ट्री सर एक तरह की पेटेंट हो गई। सपोज करिए जो है आप किसी माइन में काम कर रहे हैं, सो यू आर वर्किंग इन अ माइन, इन दैट केस सडनली वन डे यू गॉट अ डायमंड, आपको एक डायमंड का टुकड़ा मिलता है, तो आपको एक नेचुरल पेटेंट मिल जाएगा कि ये डायमंड का टुकड़ा जो है आपको मिला है, तो आप इसके क्या हैं, स्वामी हैं, आप इसके अधिकारी हैं। तो सर पेटेंट एसेट कैसे हुआ, क्या हम पेटेंट को बेच सकते हैं? हाँ सर, इसे बेचा जा सकता है। जिस ज़मीन की या जिस लैंड की आपने रजिस्ट्री करवाई है, आप उस लैंड को, उस रजिस्ट्री पेपर को बेच सकते हैं किसी के पास और बदले में पैसे ले सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का एसेट है। इसी तरह से जो गुडविल होता है, ये भी क्या है, एक तरह का एसेट है। सर ये कैसे होता है गुडविल? सपोज करिए जो मिस्टर ऑनर का जो शॉप है, तो मिस्टर ऑनर के शॉप की एक प्राइस होगी, एक मार्केट वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं वो शॉप 10 लाख रुपए का है। अगर कोई बंदा गया उसके पास कि हमें ये शॉप खरीदनी है आपसे, तो क्या वो 10 लाख में उसे बेचेंगे? तो इसका आंसर है सर नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस शॉप को जमाने में बहुत मेहनत करी होगी, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई होगी। वो क्या करेंगे, वो उस शॉप का जो मार्केट वैल्यू होगा, उस मार्केट वैल्यू के साथ साथ जितनी भी उनकी क्रेडिबिलिटी होगी, उन सबको काउंट करके वो बताएंगे कि मैं ये शॉप 2 करोड़ में बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कस्टमर आते हैं, इतने कस्टमर आते हैं कि मैं काउंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। प्लस मेरा बिजनेस बहुत रन कर रहा है। उसी तरह से ब्रांड, जैसे नाइकी का ब्रांड है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने ब्रांड को बेच सकता है, सेल कर सकता है। उसी तरह से होता है नॉलेज या एक्सपीरियंस, जैसे टीचर्स हैं, यानी कि मैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने नॉलेज को, मैं अपने एक्सपीरियंस को बेचूंगा और उसके बदले में मैं अर्न कर सकता हूँ। उसी तरह से होता है ट्रेडमार्क। ये सारे क्या हैं, तो ये सारे इनटेंजिबल एसेट हैं। नेक्स्ट है मेरा फिक्स्ड एसेट, अचल संपत्ति। ये क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे किसी भी तरह का, अगर मेरे पास नॉन मोटिल प्रॉपर्टी है, नॉन मोटिल एसेट है, उसी को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट। क्या क्या आता है, तो लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है सर करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब होता है चालू संपत्ति। तो एसेट दैट एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म, जो कुछ समय के लिए जो है आपके पास रहे। जैसे मान लीजिए किसी का उधार बाकी है और आपको पता है कि 2 दिन के बाद जो है वो आपको पैसे देगा, तो वो 2 दिन तो आपके लिए एक एसेट है। क्यों? क्योंकि वो आपको, आपके पास उसके पैसे हैं और वो आपको वो पैसे देगा। उसी तरह से जो स्टॉक है, माल जिसे कहते हैं हम लोग, कैश आपके पास होगा। बिल रिसीवेबल, कुछ बिल है जो आपने कहीं दिया है, किसी शॉप को दिया है और बदले में वो आपको पैसे देने वाला है, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या कहलाती है, करंट एसेट कहलाती है। नेक्स्ट है मेरा लायबिलिटी। अकाउंटिंग टर्म में लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस, देयता, दायित्व की तरह होता है, और डेट दैट एन enterprise हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, जो स्वीट शॉप थी मिस्टर ऑनर की, इस मिस्टर ऑनर ने क्या करा था, डेयरी फार्म से और ग्रोसरी स्टोर से चीज़ें क्या करी थी, उधार में ली थी। तो जो मिस्टर ऑनर हैं, उनकी लायबिलिटी है कि वो क्या करें, जब इनका मंथ कंप्लीट हो तो उन्हें पैसे वापस करें। तो यही होता है सर लायबिलिटी। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है जो भी आपके पास जितनी भी संपत्ति हो और आपके जितने भी उधार हो, तो आप उस पूरी संपत्ति से अपना उधार माइनस कर लीजिए, तो जो आपके पास बचेगा वही आपकी इक्विटी होगी। मतलब ये जो ऑनर हैं, इनका जितना भी एसेट है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, वो सारा एसेट, वो सारा एसेट, सब कुछ, इनका जितनी भी संपत्ति है वो सब कुछ, उससे इन
इनका जितना सारा लायबिलिटी है, जितना सारा उधार बाकी है, चाहे वो डेयरी फार्म का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे उन्होंने इन्वेस्टर से जो लोन ले रखा है वो हो, चाहे ग्रोसरी स्टोर का जो है उनका उधार बाकी हो, इन्होंने क्या करा, अपना सारा एसेट जो है बेच दिया, उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा और उसके बाद इन सबको पेमेंट कर दिया। और फाइनली जो इनके पास रिमेनिंग बचता है उसी को हम लोग कहते हैं इक्विटी। नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। ये तो पूंजी किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द firm और इन द शॉप और इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। नेक्स्ट है सर इंसॉल्वेंसी, हिंदी में कहते हैं दिवालियापन। ये एक स्टेट होता है, ये एक सिचुएशन है जो उनकी लायबिलिटी है उधार देने की, वो दे नहीं पाता, वो सक्षम नहीं रहता। तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट हो गया ये। और ये किस स्टेट में चला गया, तो इंसॉल्वेंसी की स्टेट में चला गया कि अब वो, उसकी दिवालिया हो चुकी है, अब वो आपको पैसे नहीं दे सकता। नेक्स्ट है सर मेरा वाउचर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वाउचर। मिस्टर ऑनर का एक स्टाफ था, उसका नाम था स्टाफ ए। वो क्या करेगा, वो पर डे बेसिस पे, अगर आपको स्टोरी याद है तो पर डे बेसिस पे वो सारी चीज़ें लिखता था। ठीक है, कहाँ से उसने क्या क्या लिया है, साथ ही में वो क्या करता था, जितने भी तरह के उसने ट्रांजैक्शन करे थे उन सब का रसीद, कैश मेमो, रिसीप्ट, वो सारी चीज़ें उन्होंने रखी थी। अब जो आप होगे मिस्टर अकाउंटेंट, वो आप क्या करोगे, आप उसे प्राइम एंट्री में सबसे पहले उसे फेयरली मेंशन करोगे, लिखोगे। तो लिखते समय आपको क्या होगा, आपको प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारा एविडेंस, चाहे वो कैश मेमो हो, चाहे वो अगर किसी ने क्रेडिट पे बाई करा हो कुछ सामान, तो उस सब केसेस में हम लोग क्या देते हैं, इनवॉइस देते हैं। तो इनवॉइस हो या फिर बिल रिसीवेबल हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या कहलाती हैं, वाउचर कहलाती हैं, जिसके थ्रू आप जनरल में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट होता है ड्राइंग्स। अब सर इसे बहुत प्यार से समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। एक बार मिस्टर ऑनर, वो उनके फ्रेंड के घर में शादी होती है। तो मिस्टर ऑनर करते क्या है, मिस्टर ऑनर अपने दोस्त के घर में, अपने फ्रेंड के घर में कुछ पैकेट्स मिठाइयाँ जो है वो भिजवा देते हैं। अब उस सिचुएशन में जो मिस्टर अकाउंटेंट हैं यानी कि आप क्या करते हो, आप इस चीज़ को देख लेते हो। नाउ व्हाट हैपेंड, मिस्टर अकाउंटेंट आस्क्ड मिस्टर ऑनर द प्राइस ऑफ स्वीट्स सो दैट दे कुड एंटर इन हिज बुक। तो इस सिचुएशन में जब मिस्टर अकाउंटेंट मिस्टर ऑनर से ये पूछते हैं कि सर आपने कितनी की मिठाई भिजवाई है उन्हें, ये आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपनी बुक में एंटर करूं। तो मिस्टर ऑनर कहते हैं अरे छोड़ो यार, वो तो मेरा फ्रेंड है, उसे क्या लिखना। तो मिस्टर अकाउंटेंट उन्हें समझाते हैं। क्या समझाते हैं सर, तो उन्हें सर वो कहते हैं कि सर ये शॉप भले ही आपकी है, लेकिन जो स्वीट्स जो आपने सेंड करा है अपने फ्रेंड को, वो स्वीट्स जो है आपके बिजनेस का है। और बिजनेस कहता है कि किसी भी तरह की चीज़ें जो आप अगर निकाल रहे हो बिजनेस से, उसे आप क्या करोगे, उसे आप अपने अकाउंट्स में, अपने बुक में मेंटेन करोगे, उसे लिखोगे। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और द वैल्यू ऑफ गुड्स विच द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है जो दुकान का मालिक है, जो शॉप का मालिक होगा या जो बिजनेस का मालिक होगा। सो विच द प्रोप्राइटर टेक्स अवे, उसे लेता है फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हर हाउस होल्ड, अपने घर के लिए या किसी प्राइवेट यूज़ के लिए अगर वो निकालता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा स्टॉक। स्टॉक मीन्स हाउ मच गुड्स यू हैव लेफ्ट विथ एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। अब सर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो किसी भी बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक जैसे अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक चलता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ये पीरियड होता है। तो सपोज करिए कि जो मिस्टर ऑनर हैं, इनका पूरा 1 साल बिजनेस का हो चुका है और साल के अंत में इनके पास 20 लीटर जो है वो दूध बच गया, फ्रूट्स बच गया। तो जो भी इनका आइटम्स बच गया, रिमेनिंग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, स्टॉक।
और अगर इस फाइनेंशियल ईयर के अगर लास्ट में बचता है तो इसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और सर नेक्स्ट ईयर जब वो स्टार्ट होगा, मतलब अगले साल फिर से 31 मार्च के बाद फिर से 1 अप्रैल होगा। तो अगेन जो नेक्स्ट 1 अप्रैल होगा, उस 1 अप्रैल को ये क्या करेंगे, जो इनका स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, इसके साथ कुछ और सामान वो ऐड करेंगे और उसे जो है वापस बिजनेस में लगाएंगे। वो बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है मेरा डेबिट। सर डेबिट, अगर मैं साफ साफ कहूँ कि डेबिट क्या होता है, तो जब भी अगर आपके बिजनेस से अगर पैसे जा रहे हो, ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर से पैसे बाहर जा रहे हो, मनी बाहर जा रही हो, तो इसे कहते हैं डेबिट हो जाना। और एक जो पहली लाइन है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अ डेबिट इज एन एंट्री मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंटेंट। इसे हमेशा हम लोग कहाँ एंटर करते हैं, तो इसे हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में एंटर करते हैं अकाउंट के। अकाउंट मतलब जो भी बुक अकाउंटेंट मेंटेन करेगा, उसके लेफ्ट साइड में हमेशा जो है डेबिट लिखा जाएगा और राइट साइड में हमेशा क्रेडिट मेंशन होता है। तो डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड में मेंशन होगा। और ये क्या है, तो आपकी बिजनेस से जब भी पैसे गए किसी भी फॉर्म में, अगर वो पैसे जा रहे हैं बाहर, भले ही कुछ वापस आ रहा हो, लेकिन अगर पैसे जा रहे हैं तो उस केसेस में जो एंट्री होगी उसकी वो डेबिट साइड में होगी। जैसे सपोज करिए आपने फर्नीचर खरीदा, अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदे हैं आपने, तो उस केसेस में क्या होगा कि फर्नीचर जो है वो एसेट है। तो जो फर्नीचर होगा वो आपके बिजनेस में आएगा, तो एसेट आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन उस फर्नीचर को खरीदने के लिए जो आपने जो पैसे जो पे किए उसे अपने बिजनेस से ही पे करे होंगे, तो ये जो मनी जो जा रहा है बिजनेस से, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट हो जाना। ठीक, इसका उल्टा होता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब सर, क्रेडिट का मतलब आपके बिजनेस में पैसे आना। जैसे आपने किसी भी तरह की शॉप करी और जैसे ही अगर मान लेते हैं आपने गुड्स सेल करा, गुड्स को बेचा, तो उस सिचुएशन में जो सामने वाला पर्सन होगा वो क्या करेगा, आपको मनी पे करेगा। तो जैसे ही आपको मनी पे करेगा तो आपके बिजनेस में मनी की एंट्री हुई, तो वो क्या हो गया सर, वो उसे कहते हैं हम लोग क्रेडिट हो जाना। नेक्स्ट है सर क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। तो क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार कहते हैं इसे हिंदी में। डेटर्स क्या क्या है, देनदार। सो क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर का मतलब जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, जहाँ से आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो मिस्टर इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने क्या करा, आपके बिजनेस में पैसा दिया, तो आपके बिजनेस में पैसा आया। सो दे प्रोवाइड मनी। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं। जैसे होता है बैंक, वो क्या करेगा, आपको बिजनेस करने के लिए पैसे देगा। जो ग्रोसरी शॉप है वो क्या करेगी करेगी आपको उधार देगी। तो ये सब जो हैं आपको किसी ना किसी तरह से इन इन ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये मनी हो, गुड्स हो, ये आपके बिजनेस में डाल रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे क्रेडिटर्स हो गए। उसी तरह से डेटर कौन होता है, डेटर वो सारे लोग होते हैं जिनसे आपको पैसे लेने होते हैं। यू विल टेक मनी फ्रॉम देम। सपोज करिए जैसे ये सारे कस्टमर जो हैं, इन्होंने आपके बिजनेस से या मिस्टर ऑनर के बिजनेस से इन्होंने क्या करा, मिठाइयाँ खरीदी और इन सभी का ड्यू बाकी है, इनके पास पैसे बाकी है। तो ये क्या वो करेंगे, ये कभी ना कभी इन्हें पैसे देंगे। तो ये सारे लोग इनके लिए, मिस्टर ऑनर के लिए क्या है, डेटर है। उसी तरह से जो मिस्टर ऑनर की जो शॉप है वो क्या करती है, वो किसी और शॉप पर भी जो है सप्लाई करती है और मंथ के अंत में या इस शॉप से इन्हें पैसे आने हैं। तो ये जो है इनके लिए क्या है, डेटर हो गया। ये भी इन्हें क्या करेगा, मनी सप्लाई करेगा कुछ समय के बाद। नेक्स्ट है सर सन ड्राइड क्रेडिटर्स। सन ड्राइड क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, सन ड्राइड क्रेडिटर उस तरह के क्रेडिटर को कहते हैं जो आपको गुड्स देता है उधार पे और बदले में आप उसे क्या करते हैं, पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप था, डेयरी फार्म था, ये सब क्या करेगा, ये आपको गुड्स जो है वो देगा, आपके बिजनेस में गुड्स दे रहा है ये, और बदले में आप उसे क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हो, पैसे पे कर रहे हो।
तो जो गुड्स आपको उधार पे दे रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सनड्राई क्रेडिटर्स। सो सनड्राई क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन हु हैव टू बी पेड by an enterprise an amount for providing goods and services on credit। नेक्स्ट उसी तरह का होता है सनड्राई डेटर्स। ये वो सारे डेटर्स हैं जो आपके बिजनेस से गुड्स लेंगे। जैसे तो मिस्टर ऑनर जो है वो क्या बना रहे थे, तो मिस्टर ऑनर स्वीट्स बना रहे थे। तो ये क्या करेंगे, ये स्वीट्स जो है उधार पे दे रहे हैं इन लोगों को, और बदले में क्या होगा, कुछ समय के बाद ये सारे जो इनके डेटर्स हैं ये इन्हें क्या करेगा, ये इन्हें पैसे पे करेगा। तो जो है इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, इन्हें हम लोग कहेंगे सनड्राई डेटर्स। नेक्स्ट है सर बॉन्ड एंड कूपन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सर। बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड बेसिकली अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी पेपर। क्या है सर ये सिक्योरिटी पेपर, तो जब भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत हो उस समय कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज या इमिनेंट कंपनीज आप समझ लीजिए, वो क्या करती है, वो एक पेपर इशू करती है, एक पेपर जारी करती है, और वो पेपर जो है एक तरह का एग्रीमेंट होता है। ये होता क्या है सर, ये इस पेपर को वो कंपनीज क्या करती हैं, डिफरेंट पीपल्स को सेल करती हैं, बेचती हैं एक फिक्स्ड रेट में के इंटरेस्ट पे। मतलब जब तक कंपनी के पास उनका पैसा है, वो क्या करेगी, वो समथिंग उस पेपर की एक वैल्यू होगी। उस पेपर को अगर कोई ले रहा है, सपोज़ आपने ही खरीद लिया उस पेपर को 2 लाख रुपए में, तो कंपनी के पास आपके 2 लाख रुपए ड्यू हैं, और वो कुछ टर्म के लिए होंगे, मतलब कुछ समय तक के लिए होंगे। जैसे मान लेते हैं 2 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, वो डिपेंड करता है, वो उसके टर्म एंड कंडीशन में मेंशन होता है। तो सर इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, आपको सालाना जो है कुछ इंटरेस्ट पे करेगी, और जैसे ही उस बॉन्डिंग का टाइम पीरियड ओवर होगा, तो वो क्या करेगी कंपनी, वो आपसे वो पेपर ले लेगी और बदले में आपके जो 2 लाख रुपए हैं वो आपको पे कर देगी, दे देगी। तो सर बॉन्ड क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी पेपर होता है, और इसका जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कूपन्स। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग के टर्म्स थे। मुझे आशा है कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।